कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला जो आपका चैप्टर है, जो आपके टर्म फर्स्ट में आ रहा है, उसके इंपॉर्टेंट और आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले के जो दो चैप्टर थे आपके, एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था, एक आपका एलिमेंट्स वाला चैप्टर था, तो उसके एमसीक्यू आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितने भी हमारी न्यू वीडियोज होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आज के एमसीक्यू पर। तो देखिए एमसीक्यू में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसल अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, लुईस और कौशल थे दो आपके जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब बोला कि चार आपको यहां पर कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिनके सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। चलिए चेक कर लेते हैं किसका है, ठीक है। तो बेटे देखो Li जो Cl है भाई, ये तो आपका वैसे ही गलत कंपाउंड लग रहा है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, दिस इज आपका LiCl, तो ये तो करेगा नहीं। अब BeS2 की बात करते हैं भाई, BeS2 की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम जो होता है इसमें सेंट्रल एटम होता है, और ये हाइड्रोजन आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया। अगर हम बेरिलियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है, यानी 2,2 इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो भाई कहीं से ना कहीं तक ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और पड़ेगी। तो यानी इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इससे कितने आपके हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। तो भाई 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे बेरिलियम को? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि बेरिलियम के बैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? तो भाई आपका जो BeS2 है ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब BCl3 को चेक करते हैं भाई, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा? 2,3 हो जाएगा। यानी इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? भाई 5 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ठीक। अब बोरॉन से कितने क्लोरीन यहां पर कनेक्टेड है? भाई 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है ना। और आपको पता है कि क्लोरीन का हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो 17 होता है, और इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8,7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई देखिए क्लोरीन जो करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग करेगा? बोरॉन के, ठीक है, आपके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सिर्फ आपके 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो भाई उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? ठीक है। अब आप देख रहे हो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या कि जब एक क्लोरीन इधर से आया, एक क्लोरीन इधर से आया, ठीक है, यहां पर बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक क्लोरीन आपका ये है, एक क्लोरीन आपका ये है, और देन एक क्लोरीन आपका ये है, ठीक है। बोरोन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने बोरोन के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अब क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? बताइए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग करेगा तो उससे होगा क्या? जो क्लोरीन है उसके तो बैलेंस सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो बोरॉन से उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका तो कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। इसी तरीके से दूसरे क्लोरीन का भी हो गया, इसी तरीके से तीसरे क्लोरीन का भी ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं क्या बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है? यस या नो? देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो बोरोन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट उस कंडीशन में नहीं हो पाता है। यानी भाई इसका जो आंसर होगा वो आपका BCl3 भी नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं CO2 की। देखो हमें जो ऑक्टेट यहां पर दिखाना है ना, वो सेंट्रल एटम का दिखाना है, हमें अदर एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट करके
नहीं दिखाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो भाई अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 में अगर आप देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ऑक्सीजन आपका है, ठीक है ना। अब कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। क्लियर, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यस, ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, आपका कितना 6 हो गए, ठीक है ना, 2,6। अब अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, किससे, कार्बन से लेकर वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। और इसी तरीके से यहां पर जो कार्बन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं तो भाई जो आपका ऑप्शन बच गया एलिमिनेशन मेथड से, वही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को चेक कर लिया है और जो ऑप्शन बच गया वो इसका राइट आंसर हो गया। तो भाई CO2 एक ऐसा यहां पर कंपाउंड है जिसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर, यस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसका ऑक्टेट जो है सेंट्रल एटम के अराउंड है। ठीक है भाई, देखो यानी कंप्लीट है, वही हमको चेक करना है। तो PF5 की बात करते हैं, ठीक है। PF5 आपका PF5 फॉस्फोरस यानी 15 इसका एटॉमिक नंबर और बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के, आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई ना। देखिए कैसे, 2, 8, 5। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, आपका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। तो 2, कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, हाँ 2,7, यानी इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, 7 है। तो अगर फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की यहां पर जरूरत पड़ेगी, होगा ना ऐसा, यस। तो भाई देखिए अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर PF5 की हम बात करते हैं तो बेटा देखो फॉस्फोरस है सबसे बीचों बीच में हमने बना दिया है और फ्लोरीन हमने इधर उधर दिखा दी, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, ठीक है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट करते हैं। देखिए फॉस्फोरस की जो बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन उसको हम डॉटेड से शो कर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, ठीक है। और जो आपका, हाँ एक मिनट हो जाइए, ठीक है। अब जो आपका किसका इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का, उसको हमने किससे शो कर दिया है, देखिए इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन आपका कितने हो गए, 6 हो गए और एक 7 ही हो जाएगा। इसी तरीके से सारे जो फ्लोरीन है उनका वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया। क्लियर, तो बेटा देखो यहां पर अगर फ्लोरीन का ऑक्टेट देखते हो तो कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए चेक करते हैं, ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है ना, ये आपका फ्लोरीन हो गया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आप देखिए अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि उसके बैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अगर बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो देखिए फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आप अच्छे से काउंट करेंगे यहां पर तो आप देखेंगे फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो बेटा ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑक्टेट किसका कंप्लीट, यानी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो यहां पर तो 10 हो जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो यहां पर नहीं हो सकता है। SF6 की बात करते हैं बेटा, सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 6, क्योंकि 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। बैलेंस शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भाई अगर ये देखिए कितने आपके फ्लोरीन इससे ऐड हो रहे हैं,
6। अब तो देखो हमको इनका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को अगर हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। क्लियर? तो भाई देखिए यहां पर क्या है कि फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। क्लियर हो गया है? तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सल्फर, 6 फ्लोरीन को शेयर करेगा, और जब शेयर करेगा तो एक पेयर बनेगा, तो यानी 6 पेयर का मतलब हो गया आपके टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, यानी SF6 भी क्या हो गया, इसका आंसर कैंसिल हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं CCl4 की, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम पार्ट देखते हैं तो भाई कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2,4, ठीक है। क्लोरीन को देखो भाई 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,7। क्लियर? यानी अगर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं। तो भाई एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। CCl4 है ना, यस, ठीक है। तो भाई देखिए ये आपका कार्बन है और यहाँ आपने हमने क्या बना दिया, क्लोरीन बना दिया। एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर हो गया और एक क्लोरीन आपका यहां पर हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं ना, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं। तो देखिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखा दिया ऐसे, ये 6 हो गए और एक देन 7। इसी तरीके से हम इस क्लोरीन का दिखाएंगे, और इसी तरीके से इस वाले क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है। अब कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से दिखा दीजिए, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 7 नहीं सॉरी 4, हाँ, ठीक है। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने डॉटेड से शो कर दिया है। अब अगर इनके बीच में आप, ठीक है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए कैसे शेयरिंग होती है। इस क्लोरीन का कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, चेक करेंगे, चलिए तो देखते हैं। क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, ठीक है। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। यानी CCl4 इसमें एक ऐसा ऑप्शन हो गया है कि जो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट दिखा रहा है। बाकी में भी आपने चेक करा था, उसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जा रहे थे। जैसे पहले वाले में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके जो नेक्स्ट वाला था उसमें 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जा रहे थे। लेकिन आपने जब थर्ड ऑप्शन चेक किया तो उसमें टोटली जो आपके इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो भाई ये तो ऑप्शन सही है। एक बार ये BF3 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि भाई ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है बेटा, ठीक है ना। अगर देखिए फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर लिखें तो 9 होता है और इसका बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर फ्लोरीन अगर किसी के साथ बॉन्डिंग करता है तो भाई वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ठीक है। तो भाई देखो अगर बोरॉन की बात करते हैं तो कितने बोरॉन है आपके, 3 बोरॉन है। तो 3 बोरॉन, जब 3 बोरॉन का मतलब हो गया कि इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है किसके सेल में, आपके बोरॉन के बैलेंस शेल में। अब देखो बोरॉन के बैलेंस शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और पड़ेगी। क्लियर? अगर 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो एक फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो भाई अगर 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 फ्लोरीन का होना जरूरी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं भाई कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, और यहां पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ रही है। तो ये किसी भी कंडीशन में ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता है, यानी BF3 भी जो होगा इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर कौन सा बच गया, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है ना। तो बेटा ऑक्टेट रूल देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। अगर आप टर्म 2 का एग्जाम देंगे तो भाई अगर मान लीजिए वहां पर चैप्टर आता है तो वहां पर इनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने को जरूर आएंगे। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन इन KrF2 इज, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात क्रिप्टॉन आपका दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपको क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, आपने नोबल गैसेस पढ़ी है ना, नोबल गैसेस, अगर आप उसका ग्रुप, अगर उसमें जो भी ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अगर आपको याद हो तो आप इजीली उसका ग्रुप नंबर लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। ही नेवर अराइव्ड, पता है किसी को, ही नेवर अराइव्ड संगकारा 0 रन पर रन आउट, ठीक है। तो बेटा वही है ये, ही नेवर अराइव्ड संगकारा, ये कारा का ये लेना है, ठीक है। तो ये क्रिप्टॉन हो गया, यानी अगर हम बात करते हैं क्रिप्टॉन की तो ये नोबल गैस है भाई, क्या है, नोबल गैस है। और अगर आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती है, उनका तो ऑक्टेट आपका पहले से ही कंप्लीट होता है ना, वो राजा की तरह बिहेव करती हैं। यानी अब हमें इससे ये पता चल गया कि क्रिप्टॉन अगर नोबल गैस का एलिमेंट है तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होगा इसका मतलब ये है कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं। तो भाई हमने चेक किया, ठीक है, तो इसके बैलेंस सेल में तो टोटली आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है पहले, ठीक है भाई। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं क्रिप्टॉन का, तो ये आपका क्रिप्टॉन है, ठीक है, इसके दोनों साइड क्या है, आपका फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इधर है तो दूसरा फ्लोरीन आपका इधर है। अब आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अगर फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है किसी के साथ भी, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। तो भाई देखिए अगर मैं क्रिप्टॉन के पहले हम जो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 एंड देन 9 और ये आपका 10 इधर बना देते हैं, ठीक है। सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 मिनट रुक जाइए, 10 दिखा दिए है ना, हमको 8 दिखाना था, 1 मिनट। ये क्रिप्टॉन हो गया आपका, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। क्रिप्टॉन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया है। अब हम फ्लोरीन का दिखा लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। चलिए इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो कैसे शो किया जाएगा बॉन्डिंग को, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्रिप्टॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्रिप्टॉन भी उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन को देगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका लेना पड़ेगा, तब जाके फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से इस फ्लोरीन को भी करना है तो इसको भी हमने एक ऑक्टेट यहां पर लेना पड़ेगा, तो इसका भी ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्रिप्टॉन को देखो भाई, क्रिप्टॉन क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा भी ना, खाली तो नहीं छोड़ेगा, ठीक हो गया। तो अब इस तरीके से देखो अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। अच्छा इस वाले फ्लोरीन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो इसमें 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग क्रिप्टॉन इन KrF2, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। देखिए पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इससे जो पहले वाला मैंने एक चैप्टर कराया था आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें क्वेश्चन था, मैंने देखा था
कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में बिलोंग करता है, तो कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है। तो शायद 4 ऑप्शन उसमें दिए थे, एक आपका एक्टिनोइड्स था, एक आपका लेंथेनोइड्स था, एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स था। तो बेटा उसका जो आंसर था ना वो एक्टिनोइड्स था बेटा, ठीक है। वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिनोइड्स की वो सीरीज में आएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड। यानी इनमें से ऐसा कौन सा जो ये है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं। नो डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये तो है। स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, ये भी बिल्कुल सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो बेटा देखिए ना, जो ये पहला ऑप्शन दिया है कि इनकी जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, ये गलत है भाई। आपको पता है कि जो भी आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी जो उनकी ज्योमेट्री होती है वो आपकी फिक्स होती है, ठीक है। उनकी ज्योमेट्री क्या होती है भाई, फिक्स होती है। तो भाई ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, या आपका ट्राइगोनल है, पिरामिडल है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके फिक्स होते हैं। तो भाई इसमें क्या कहा गया है कि फिक्स नहीं होता है, तो यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज किसमें होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बेटा अगर कैल्शियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो भाई जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा वही आपका क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज उसमें होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कैल्शियम और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, किसमें, कैल्शियम और क्लोरीन में। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो CaCl2 हो जाएगा। AlCl3 भी नहीं हो सकता है, SiCl3 भी नहीं हो सकता है, और ना ही आपका PCl3 हो सकता है, ठीक है। 2 रीजन बताए हैं। सबसे पहली बात आयनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है कि कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आपका आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉन्ड एंगल। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें आपका लोवेस्ट बॉन्ड एंगल से है, ठीक है। बेटा ये 1 मिनट, ये 1p 2p कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 लोन पेयर, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो बेटा देखो H2S की बात करते हैं ना, H2S सल्फर, ठीक है। बेटा अगर सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर में एक तो पहली बात कि सल्फर का जो साइज है वो आपका भाई बिग साइज का एटम होता है, क्लियर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होता है बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं सल्फर के पास। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे कम होता है, और कितना होता है, 90 डिग्री का होता है समथिंग, ठीक है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम देखें NH3 में इससे ज्यादा होता है, SO2 में भी इससे ज्यादा होता है, और S2 में तो ज्यादा होता ही होता है, ठीक है ना। तो बेटा पहली बात कि सल्फर का एक तो साइज बिग है, दूसरी चीज सल्फर का साइज बिग होने से और 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में आपका रिपल्शन होता है। बेटा देखो जहां लोन पेयर होगा ना तो उनके बीच रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड आपका सीधे था वो टेढ़ा हो जाता है, वो कुछ ना कुछ एंगल बना लेता है। तो सबसे अगर हम बात करते हैं लीस्ट एंगल की बात करते हैं तो किस में होता है, H2S में होता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट ऑप्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है भाई। इज वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड, यस इट इज राइट, ये बिल्कुल सही है। बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ठीक है, पॉली का मतलब ज्यादा, ठीक है, जिसमें ज्यादा एटम्स आपके प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे,
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम उसको कहेंगे। तो भाई यहां पर देखो क्या होता है कि पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो इज द वेक्टर सम होता है डायपोल मोमेंट्स के, जितने भी उसके आपके वेरियस बॉन्ड्स हैं उनके वेक्टर सम, उनके जितना भी डायपोल मोमेंट होगा उसका वेक्टर सम आप निकालेंगे तो वही होगा डायपोल मोमेंट। क्लियर हो गया है? यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फोर्थ तो वैसे भी आपका ठीक है गलत ऑप्शन है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने जब डायपोल मोमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लाइन आपने उसमें जरूर पढ़ी होगी, अगर अच्छे से आपने एनसीईआरटी रीड की होगी तो आपका आंसर तो आप इसका ऐसा ही टिक कर जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following molecule has the maximum dipole moment? यानी इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा? तो बेटा अगर हम बात करते हैं CO2 की और बात करते हैं CS4 की, इनका तो सीधी सी बात है कि इनका डाइपोल जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है भाई। क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा। क्लियर? अब बच गए दो ऑप्शन, एक NH3 बच गया और एक NF3 बच गया, यानी अमोनिया है आपके पास और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। तो बेटा अगर NH3 की बात करते हो तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है ना बच्चों ऐसा बनता है, ये लोन पेयर हो गया इसके पास एक HHH, ठीक है ना? यस। अब अगर आप देखते हैं, मैं अगर देखो दोनों का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दोनों के स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिफाइन करेंगे। NF3 का भी स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, ठीक है ना? ये आपका F, ये आपका F और ये आपका F, और इसके पास भी दो लोन पेयर। क्लियर? ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ये आपका किसका बॉन्ड है भाई? NH3 का बॉन्ड है, और ऐसे ही आप इसके ऊपर भी बना दीजिए। अब इसको हम नेक्स्ट कलर से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? भाई नाइट्रोजन है ना। तो भाई डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कहां की ओर होगा? आपका नाइट्रोजन की ओर होगा। ठीक है ना? ऐसे ही तो शो करते हैं डायपोल मोमेंट को, ये उसका साइन होता है डायपोल मोमेंट दिखाने का। इसी तरीके से इसमें भी यहीं की ओर होगा, और इसी तरीके से आपका सेम इसमें भी होगा। और भाई नाइट्रोजन में कहां की ओर होता है? अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर की ओर होता है। बस ये चीज आप याद रखिएगा। तो बेटा अगर आप NH3 मॉलिक्यूल में देख रहे हो तो जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं उन सभी का जो डायरेक्शन है वो लोन पेयर की ओर है, और ऐसा जहां पर होता है तो बेटा याद रखिएगा उसका सबसे मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना? यस। आप देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन आपका नाइट्रोजन। क्लियर? तो भाई डायरेक्शन कहां की ओर होगा? ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है, एंड देन ऐसे और आपका ऐसे। और देखो लोन पेयर का तो डायरेक्शन ऊपर की ओर ही होगा, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो यहां पर तो किसी भी कंडीशन में इसका जो डायपोल मोमेंट है वो आपका ज्यादा नहीं हो सकता, लेस होगा। ठीक है? यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपका सेम डायरेक्शन में है। यानी लोन पेयर की जो डायरेक्शन है अगर उसकी डायरेक्शन में अगर बॉन्ड पेयर का डायरेक्शन होता है तो उस कंडीशन में जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो भाई मैक्सिमम नहीं होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NH3 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है भाई? तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है। आपका देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखो, एक ही ऑप्शन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सही है। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन ना। इस फॉर्मूले को याद रखिए भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया कि जो आपकी स्टेबिलिटी होती है, क्या स्टेबिलिटी, ठीक है, तो बेटा आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। स्टेबिलिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड लेंथ की। तो देखो भाई अगर आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? देखिए एक आपके पास पेन है, इसकी लेंथ क्या छोटी सी है, मान लीजिए इतनी सी लेंथ है ना, तो अगर लेंथ कम होगी तो आप इसको तोड़ पाएंगे क्या? नहीं तोड़ पाएंगे ना। अगर इस पेन की जो लेंथ है ज्यादा हो तो आप इसको इजीली तोड़ सकते हैं। अब अगर लेंथ कम हो रही है तो आप इसको इजीली नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल है भाई, ताकतवर है ना।
तो सेम चीज यहां पर भी हुई है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना, और आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो सेम चीज आपकी यहां पर हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, कि जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है, एज वेल एज बॉन्ड एंथैल्पी के भी क्या होती है। क्लियर हो गया ना कि जो स्टेबिलिटी होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ की। आप देखिए आपका जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड लेंथ की आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, और आपका जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। यानी अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और इसी तरीके से अगर आपका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होता है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो देखिए ये जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आपका बॉन्ड लेंथ है, जैसे कि आपका बॉन्ड एंगल है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और आपकी ऐसे ही जो भी बहुत सारे आपके कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उन्हीं से बनाए गए हैं। और सबसे पहली बात तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे अफेक्ट डालते हैं, उनसे भी आपका एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाता है। तो भाई पूरा अच्छे से अगर रीड करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। भाई चलो भाई देखते हैं। अगर Na2S की बात करते हैं तो Na2S में अगर सोडियम की बात करते हैं तो भाई सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो 2 सोडियम हो गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। क्लियर? अच्छा, AlCl3 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के पास जो होता है यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, Al3 पॉजिटिव। NaH फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर MgCl2 की बात करता हूं तो मैग्नीशियम के पास यहां पर Mg2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपने एक अच्छे से रूल पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बेटा वहां पर एक रूल यहां पर वर्क करता है, और वो रूल कौन सा है, फजान्स रूल। ठीक है ना? अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। फजान्स रूल ये बोलता है कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, भाई देखो Al3 पॉजिटिव है, मतलब क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो सबसे छोटा कैटायन कौन होगा भाई, Al3 पॉजिटिव होगा ना। यस, तो Al3 पॉजिटिव का साइज क्या है सर, सबसे छोटा साइज है, स्मॉल साइज है ना। ठीक है, तो बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कि अगर कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा तो वो एनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करने का उसमें ठीक है पावर होगा। ठीक है ना? तो यानी कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो एनायन को उतने ही एक्सटेंट तक पोलराइज कर सकता है। तो भाई ऐसा कौन सा इसमें से कंपाउंड है जिसका साइज सबसे छोटा है, तो भाई Al है आपका, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्लोरीन को ना, क्लोराइड आपके पास जो एनायन है उसको ज्यादा एक्सटेंट तक वो पोलराइज कर सकता है, यानी उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, AlCl3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, Which of the following molecule can be represented in terms of resonance? तो बेटा अगर हम बात करते देखिए ना, ये ऑक्सीजन O3 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, कार्बोनेट आयन का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, आपका CO2 का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, सभी के आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना? तो बेटा देखो O3 का तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है बहुत ईजी होता है, CO3 तो बिल्कुल ही सिंपल है, और CO2 का देखिए इनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो आपको एग्जाम में बनाने को भी आता है। तो बेटा ये भी आपको अच्छे से याद रखने के 3 के 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के 3 बनाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 पॉजिटिव। बेटा देखो 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, एक NO3 पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है ना, और एक आपका NO3 निगेटिव बोला गया है, ठीक है, और एक आपका NH4 पॉजिटिव बोला गया। बेटा ये NO2 पॉजिटिव होगा बच्चों, ये NO2 पॉजिटिव है ना, 3 नहीं है बेटा, 2 होगा। ठीक है, फिर आपका NO3 हो गया और फिर आपका NH4 पॉजिटिव हो गया। तो बेटा यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ये चेक करना है, अगर आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है
तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने इसके स्ट्रक्चर में लोन पेयर होते हैं। क्योंकि अगर आपको यह पता चल गया कि कितने बॉन्ड पेयर हैं तो बेटा आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपने हाइब्रिडेशन वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बेटा आपको वहां पर अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 लोन पेयर होते हैं, 3 उनमें बॉन्ड पेयर होते हैं, उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने वहां पर अच्छे से स्टडी की होंगी। अगर आपने वो अच्छे से टॉपिक पढ़ा है तो आप इसका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं। तो बेटा हम चेक कर ले, देखिए NO2 पॉजिटिव की बात करते हैं बेटा, तो भाई पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इस पर कोई भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूं 2 इस पर बॉन्ड पेयर होते हैं भाई, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 इस पर आपके लोन पेयर होते हैं, यानी लोन पेयर तो एक भी नहीं होता। NO3 निगेटिव की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपका नाइट्रेट आयन है तो इसमें भी जो आपका बॉन्ड पेयर तो इसके पास 3 हो जाते हैं बच्चों और कोई भी इसके पास यहां पर लोन पेयर एटम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, नो लोन पेयर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो बेटा 0 लोन पेयर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं NH4 पॉजिटिव की तो बेटा यहां पर 4 आपके बॉन्ड पेयर होते हैं और आपका चेक कर पॉजिटिव चार्ज तो भाई कोई भी लोन पेयर यहां पर आपका प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब एक ऐसा एलिमेंट प्यारे बच्चों जिसमें आपका एक बॉन्ड पेयर होता है, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बच्चों? sp होता है सर। कौन सा होता है? sp होता है। जिसमें आपके 3 बॉन्ड पेयर हो उसमें sp2 होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लोन पेयर 0 होना चाहिए। अगर लोन पेयर 0 नहीं होगा तब ये हाइब्रिडेशन फॉलो नहीं करेगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब इसमें 4 बॉन्ड पेयर है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा? sp3, क्लियर ना, ठीक है बेटा। जैसे आपका CH4 भी है ना, एक आप मीथेन में भी आप बता सकते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें sp हो, फिर sp2 हो, फिर sp3 हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर बेटा आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत लाजवाब होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट CO3 कार्बोनेट आयन के बारे में बोला गया है ना, यस। तो बेटा अगर देखें इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं बच्चों तो दी हाइब्रिड, ठीक है, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3, ठीक है। sp3 तो नहीं होता बेटे, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज 1 CO सिंगल बॉन्ड एंड, ये भी गलत है भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर थर्ड की बात करते हैं, दी एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम इज 0.67 यूनिट्स, ठीक है। एक तो ये है ऑल CO बॉन्ड्स लेंथ आर नॉट सेम, भाई ऑल CO बॉन्ड्स क्या होता है? जो सेम आपके नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, ये बोला गया है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 निगेटिव चार्ज, 1 2 3 कितना हो गए 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव चार्ज। तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, इस CO3 का जो आपका स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर में ना बेटा देखो, इसका जो फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, किसी को पता है? फॉर्मल चार्ज, ठीक है। एक तो आपका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो बेटा अगर आप टोटल चार्ज की बात करते हैं तो CO3 2 निगेटिव बोला है, तो चार्ज कितना हो गया? 2 निगेटिव हो गया, क्लियर है ना। तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा? 2 निगेटिव हो जाएगा। तो 2 निगेटिव का मतलब कितना है? -2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। कितने ऑक्सीजन आइटम है बच्चों? 3 ऑक्सीजन आइटम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 3 कर दिया, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो शायद आपका यही आएगा 0.67 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.67 यूनिट्स आ जाएगा, यानी दी एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम इज कितना है? 0.67 है। तो भाई ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर आपका जो ई है प्यारे बच्चों, वो इसका बिल्कुल, सॉरी ई नहीं, ABC, सी ऑप्शन है, ये सी है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना कैसे कैलकुलेट किया? इस तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा देखो 14 में क्या बोलता है?
द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। बेटा ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई ना। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हो या आपने ऑर्बिटल किसे बोलते हैं ये पढ़ा हो, अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है ये पढ़ा हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे बोलते हैं ये पढ़ा हो, तो बच्चों आप इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बेटा देखिए, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। तो बेटा किसके द्वारा दिया था कि मॉलिक्यूल बोला है, तो बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एटम्स बोलता तो भाई आपका आंसर एटॉमिक ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल होता, लेकिन जब बात की जा रही है मॉलिक्यूल की तो आंसर क्या होना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि क्या इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द पैरामैग्नेटिक। बेटा ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हो तो आपने जाहिर सी बात है उनमें इनके स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, उनके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपने पढ़े होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो N2 वाला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें आपके जो ठीक है एक आपका ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो बेटा उसमें आपका पाई बॉन्ड तो नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। हाँ, एक ऑप्शन था वहां पर C2 वाला, यानी कार्बन के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड तो बेटा वहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 6s का एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p2 करके लिखते हैं ना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करके ये आपका एनर्जी का डायग्राम होता है इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक हम S वाले के लिए दिखाते हैं और फिर एक हम P वाले के लिए दिखाते हैं, ठीक है। आपने अगर अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी हो तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे आप ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम पहले यहाँ पे ऐसे फिल करते हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आपका यहाँ पर आता है, दूसरा यहाँ पर आया, इसके बाद जो नेक्स्ट गया वो यहाँ पर आएगा और वो आपका यहाँ पर आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इसी तरीके से आप P वाले में भी बताएंगे, तो P में आपके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ क्या बनाता है आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कौन वाला, कार्बन वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा भाई। N2 नहीं हो सकता है, Be2 में भी नहीं होता और O2 में भी नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ये एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहां से कहां आ गया आपका, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग से एनर्जी लेवल डायग्राम से आ गया है कि भाई बताइए किसमें आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किसमें नहीं होता है। आपसे यही तो बोला गया कि डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऐसी कौन सी है जिसमें ओनली पाई बॉन्ड से अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड से ही होता है। तो बेटा याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। Which of the following molecule does not show hydrogen bonding? तो भाई HF तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपको भी पता है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी होता है। भाई क्या जरूरी होता है, एक तो सबसे पहली बात हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। दूसरी थिंग क्या है कि इलेक्ट्रो जो भी आपका दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर ये 2 चीजें किसी के पास हैं तो भाई वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले रहे हो उसका साइज छोटा होना चाहिए। क्लियर ना, ठीक है भाई। साइज छोटा होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तरीके से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसको हम यहां से डॉटेड लाइन से शो करते हैं ऐसे, ठीक है। तो बेटा देखो ऐसे ही आपका H2 भी बनाता है। अगर H2 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चा तो आपका ये O हो गया, ये आपका H हो गया। तो ऑक्सीजन भी ना प्यारे बच्चों सेम इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपका H, ये आपका, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके विभिन्न प्रकार के H2O हैं जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हो रही है। यानी एक H2O का आपका ऑक्सीजन एटम दूसरे H2O के हाइड्रोजन, ठीक है ना, एटम से कंबाइन हो रहा है, उनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिसको डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो बेटा ऐसे ना देखो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसमें बहुत सारे आपके H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड का
फॉर्मेशन करेंगे। आप देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, हो सकता है इसी ये किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा हो, ये भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी किसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी आपका कंबाइन हो सकता है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके पास एटम्स हैं वो डिफरेंट आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो बेटा देखो आप NH3 भी सेम ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, यानी आप देखो एक ऑप्शन बच गया डी, आपका H2S बच गया। तो बेटा अगर H2S की मैं बात करता हूं तो भाई सल्फर का जो साइज होता है ना प्यारे बच्चों, जो सल्फर का साइज होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है भाई। बिग साइज होने की वजह से बच्चों ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमने दो कंडीशंस क्या पढ़ी थी। सबसे पहली बात हाइड्रोजन का होना जरूरी है, हाँ H2S में हाइड्रोजन है, लेकिन भाई जो दूसरा उसके साथ एटम होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और साथ साथ में उसका जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। तो भाई ऐसा यहां पर नहीं हो रहा, ये फॉलो उन कंडीशंस को नहीं कर रहा है, इसीलिए जो H2S होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाता है। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन भी आता है, जानते हो क्या आता है? H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, व्हाई? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो बेटा H2O लिक्विड इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और साइज छोटा है, दूसरी चीज क्या कि ऑक्सीजन उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, इसलिए H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस इसलिए होता है क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका H2S गैस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ठीक है, यानी जो आपका वाटर का हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके कारण होगा? तो बेटा आपको पता है अगर H2O की हम बात करते हैं तो H2O में भाई कौन सा बॉन्ड बनता है? क्या कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, या आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये। ठीक है, डॉटेड लाइन से हम ऐसे शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है ना? यस। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इन सभी बॉन्डों में सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो कौन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसीलिए क्या करना है भाई, ये जो दो H2O के मॉलिक्यूल है इनके बीच का जो आपका बॉन्ड है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, अगर उसको तोड़ना है तो भाई ज्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हो जाएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट बेटा। ठीक है, अब देखिए आपके एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब इनके आंसर आपको करने हैं। तो देखिए एसेशन रीजन में कौन कौन से क्वेश्चन का मैं भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ठीक है। तो देखिए ये आपका एक एसेशन है। देखिए सोडियम क्लोराइड formed by the action of chlorine gas on sodium metal is a stable compound. Yes, of course, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो कैसे बनता है बच्चों? क्लोरीन गैस, ठीक है ना? जब सोडियम मेटल पर हम क्लोरीन गैस उसमें ऐड करते हैं तब आपका NaCl का फॉर्मेशन होता है भाई ना। क्या बनता है भाई? NaCl बनता है। ट्वाइज Na प्लस Cl2 तो क्या बनाएगा? ट्वाइज NaCl2, ये ट्वाइज NaCl बनाएगा। क्लियर है? तो भाई अब रीजन क्या बोल रहा है, यानी एसरेशन का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है भाई। क्लियर? अब अगर रीजन का स्टेटमेंट चेक करते हैं तो देखते हैं दिस इज बिकॉज, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन आयंस एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसलिए होता है, ठीक है, दिस इज बिकॉज क्योंकि इसलिए सोडियम और जो क्लोरीन होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका जो इसलिए कंबाइन होते हैं क्योंकि भाई उनको क्या करना होता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और स्टेबिलिटी को उनको गेन करना होता है। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें आपका एस्ट्रेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और वो इसका
बिल्कुल सही जवाब भी है ना। आपका जो एस्ट्रेशन में जो स्टेटमेंट दिया है वो रीजन का मैं जो स्टेटमेंट दिया उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा, बोथ एस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एस्ट्रेशन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 है। BF3 मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है, BF3 का जीरो डायपोल मोमेंट होता है। फ्लोरीन एस, ये बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। तो बेटा देखिए जो BF3 मॉलिक्यूल है ना, BF3, ठीक है, बोला कि इसका जीरो डायपोल मोमेंट होता है और रीजन पूछा गया है कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, F इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड BF बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। तो बेटा अगर एस्ट्रेशन की हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेटा BF3 का जो डायपोल मोमेंट होता है ना वो जीरो आपका नहीं होता है। अगर रीजन की बात करें, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बिल्कुल सही है, एंड BF बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखो आपका जो BF3 है, BF3 के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो देखिए बोरोन है, एक फ्लोरीन आपका ये हो गया, एक फ्लोरीन आपका ये हो गया और एक फ्लोरीन आपका ये हो गया। तो भाई देखो यहां पर जो है बोरोन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन होता है। तो भाई अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायरेक्शन उसकी ऐसे होगी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे उसकी डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो बेटा अगर आप वेक्टर सम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था यस। तो अगर डायपोल मोमेंट की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो भाई किसी दो वेक्टर का जो सम है तीसरे वेक्टर के अगर कंपेयरिंग करेंगे तो वो आपका जीरो होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेटा यानी यहां पर जो आपका स्टेटमेंट बोला गया है कि BF3 मॉलिक्यूल जो है उसका डायपोल मोमेंट आपका जीरो होता है, यस बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही जवाब है कि डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्लियर। क्योंकि देखो ना बच्चों आपका तीनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो है ही नहीं आपके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते तो उस कंडीशन में ऐड हो सकता था। अगर रीजन में जो स्टेटमेंट जो है उसकी बात करते हैं, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, यस फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है एंड BF बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, ऑफ कोर्स पोलर होते हैं भाई, देखिए क्योंकि फ्लोरीन पर आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब फ्लोरीन आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे क्या होगा, फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बोरोन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब यह है कि इसमें बॉन्ड बन चुका है, सॉरी ये पोलराइज हो चुका है, ठीक है ना, एक इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और तब हम इसको क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, क्योंकि दो पोल इस पर बन चुके हैं। कौन से, एक आपका पॉजिटिव पोल एंड दूसरा आपका नेगेटिव पोल, क्लियर है ना, यस। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, हम बात करते हैं तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बोथ एस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एस्ट्रेशन। भाई इसका फिर क्या होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ड्यू टू वेक्टर सम ऑफ, ठीक है ना, ड्यू टू वेक्टर, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो आपका इसका अगर ये रीजन देता तो इसका रीजन में ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये रीजन में ये बोलता कि भाई अगर हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इसने बोलना चाहिए था कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए क्या होता है BF3 जो मॉलिक्यूल होता है उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन इसने तो रीजन में कुछ और ही स्टेटमेंट दे दिया है, तो इसीलिए भाई आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसका सही जवाब होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। अच्छा आपका एस्ट्रेशन का एक स्टेटमेंट है जो भाई अपने आप में खुद गलत है बच्चों। सर कैसे कह रहे हैं आप गलत है, बेटा क्योंकि NH3 जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों पिरामिडल होता है। सर क्या होता है बच्चों, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। तो भाई एस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत है भाई। अच्छा रीजन का देखते हैं, इन NH3 नाइट्रोजन इन sp3 हाइब्रिड, यस ये बिल्कुल सही होता है कि NH3 में जो आपका नाइट्रोजन होता है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका एस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है और आपका रीजन करेक्ट है, तो बेटा वो तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा ऑप्शन है, यानी एस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका ये है,
वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट। ओके, बिल्कुल सही है। एस्ट्रेसन का जो स्टेटमेंट दिया गया है अपने आप में बिल्कुल सही है कि जो वाटर होता है वो बेस्ट सॉल्वेंट होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। रीजन में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें फाउंड, ठीक है, फाउंड होता है। आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। तो बेटा यानी दोनों अगर मैं बात करता हूं तो एस्ट्रेसन का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में भी सही है, लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में भी सही है। लेकिन जो आपका रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, एस्ट्रेसन का। तो सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए क्योंकि जो आपका वाटर होता है ना बच्चों, वाटर, इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है। तो बेटा एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो भाई वो आपका बेस्ट सॉल्वेंट कहलाता है, याद रखिएगा। तो वाटर इसीलिए आपका क्या है, बेस्ट सॉल्वेंट है। अगर इसको रीजन देना चाहिए था तो रीजन की जगह पर ये बोलता कि वाटर का जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन इसने तो कुछ और ही दे दिया। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ एस्ट्रेसन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एस्ट्रेसन। यस ऑफ कोर्स बी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपके जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद हम कौन सी वीडियो बनाए आपको ये भी बताना है, ठीक है ना। इसके बाद हम कौन सी वीडियो बनाएंगे, यानी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें कौन सा पार्ट हम करें, ये भी आप हमको जरूर बताइएगा। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। तो बेटा अब ऐसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर लेके, ठीक है, जिसमें आपकी फिर हम जो टर्म फर्स्ट के एमसीक्यू हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बच्चों ने, अगर आपने जो इसके पहले वाले वीडियो हैं अगर वो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। दूसरी बात, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द यहां पर मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।